नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों के चैनल स्टडी सीआरक्यू में। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले वादा किया था कि एडुटेरिया का जो 5000 प्लस का जीके का बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यहीं पर। तो आज वो समय आ गया है कि अब इसका शुरू किया जाए। हाल ही में जितने भी एग्जाम हैं जैसे बीएसएससी है और एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनको टारगेट लेकर और हम ये चीज़ शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको इससे लाभ पहुँचे। तो चलिए सेशन शुरू किया जाए। आज का पहला सेट का आज का डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए लोग कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। भारत के साथ ट्रेड करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? ईस्वी में। तो आपको तो वो दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगर आप हिस्ट्री में पढ़िएगा तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उसी टाइम 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो उसके बाद जो वहाँ की महारानी थी वो उनका शेयर लगा हुआ था इसमें। जैसे ये जो कंपनी था वो किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं था, वो मतलब बहुत सारे लोग मर्चेंट थे उसमें अपना निवेश किए थे, उसमें एक निवेशक महारानी भी थी, ठीक है। तो शुरुआत में क्या किया गया महारानी के द्वारा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ जिसमें भारत भी आता है उस पर व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र दिया गया था। पहले 15 वर्षों का दिया गया था और उसको बाद में बढ़ाकर 20 वर्षों का कर दिया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग का पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था 1773 में। कब हुआ था? 1773। उसके बाद अगला जो मतलब एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था 1793 में। तो बताइए 1773 और 1793 के बीच कितना एज गैप था? 20 वर्ष। फिर अगला जो चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1813 में। उससे जो अगला आया था वो आया था 1833 में और उससे अगला जो आया था वो 1853 में आया था। तो बताइए इन सभी में कितना कितना सालों का गैप था? 20-20 सालों का। तो यही उस टाइम महारानी दी थी कि शुरुआत में 15 साल का ट्रेड एग्रीमेंट था। उसके बाद वो बोली थी कि अगर भारत में जैसे ये ट्रेड सही रूप से चलता है तो हर एक 20 सालों के अंदर इसका मुआयना किया जाएगा और इसमें कुछ कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के साथ व्यापार का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? यानी कि जैसे 1885 में हम लोग के कांग्रेस का स्थापना हो जाता है। तो कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो उस टाइम क्या था कि बस किसी भी तरह से आजादी लेना है, भारत को आजादी दिलाना है। लेकिन उस समय वो शांति की नीति का पालन करते थे। डफरीन के शासनकाल में इसका हुआ था स्थापना और शांतिगत रूप से चाहते थे कि भारत को आजादी मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चला नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ग्रुप है तो इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। मेरा विचारधारा कुछ अलग है, आपका विचारधारा कुछ अलग है। कुछ लोग शांति के समर्थक थे कांग्रेस पार्टी में और कुछ लोग अशांति कहना सही नहीं होगा, कुछ लोग उग्र विचारधारा के थे। उन लोगों का मानना था कि अंग्रेजों को मार के खदेड़ा जाए, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना था कि आराम से बैठ के आंदोलन करते हैं और अंग्रेजों को तबाह करते हैं और भगा देते हैं, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें नाम है, पहला है बाल गंगाधर तिलक। तो नहीं, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गोली बंदूक वाले थे, ठीक है। अगला नाम है लाला लाजपत राय, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी वैसे ही थे। बिपिन चंद्रपाल, वो भी ऐसे ही थे। जैसे एक ट्रिक होता है लाल बाल और पाल, ठीक है। ये जो थे ये उग्र राष्ट्रवादी थे, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे ये जो थे ये उग्र राष्ट्रवादियों के समर्थक नहीं थे, ठीक है। चलिए, तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक भी थे। किसके? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? आपको पता होना चाहिए कि जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बता सकते हैं लोग? लखनऊ में हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अब इसी को राइज ऑफ जिन्ना भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो मतलब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना का राइज भी हुआ था, ठीक है। तो इसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो वो था कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। यानी कि जो भी एक्ट बनाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, जैसे
तो में मुस्लिमों के उसको आराम से कांग्रेस के द्वारा माना जाने लगा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1907 में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल के बीच। तो 1916 में इसको एक साथ लाया गया था। किसको किसको? गरम दल को, नरम दल को और मुस्लिम लीग को। ठीक है, तो अब इसी मुस्लिम लीग में जैसे राइज ऑफ जिन्ना जो बोले 1916 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना का तो 1910 में यह बॉम्बे के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ चुना गया था? बॉम्बे के क्षेत्र से चुना गया था। कोई दिक्कत है? अब देखिए, चूंकि ये 1910 में मतलब चुना गया था, 1909 में क्या हुआ था बताइए लोग? मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या कहा गया था? कहा गया था कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाए। 1910 में जो बॉम्बे का पृथक निर्वाचन क्षेत्र था मुस्लिमों का, वहां से चुनाव लड़के मोहम्मद अली जिन्ना आया था। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। किसमें? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये हुआ क्यों था आखिर, बता सकते हैं लोग? तो 1939 में जिसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, तो चूंकि जो लॉर्ड लिनलिथगो था, ये लोग थे, ये बिना भारतीयों से पूछे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब शामिल कर दिए थे लोग भारत को। ठीक है, इसका गुस्सा था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसमें होता क्या था कि जेल भरने का सिस्टम चलाते थे लोग। जैसे वो लोग कुछ करते नहीं थे, लोग आंदोलन करते थे लोग, इंग्लिश सरकार आता था, इन लोगों को उठा उठा के ले जाता था। एक बहुत बढ़िया फैक्ट है कि जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता जेल गए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जेल गए थे, बड़े बड़े नेता जेल गए थे, लेकिन स्वयं गांधी जी नहीं गए थे। ठीक है, गांधी जी खुद ही नहीं गए थे उसमें। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि जो 1940 में जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तो वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। 11 अक्टूबर 1940 को इनको प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। ठीक है, कब चुना गया था? 11 अक्टूबर 1940। ठीक है, ये गिरफ्तार कब हुए थे? तो वो हुए थे 21 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1940 को ये गिरफ्तार हुए थे। 11 अक्टूबर को इनको पहली बार चुना गया था। और इसके अलावा कौन कौन लोग इसमें मतलब जेल गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे। ठीक है, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल भी गए थे, बहुत लोग जेल गए थे। ठीक है, और कौन जेल नहीं गए थे? महात्मा गांधी, जिसने इसको स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? यानी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उससे पहले प्रमुख संस्था कौन कौन भारत में चल रहा था? ठीक है, तो उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक था। क्या नाम है इसका? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आइए, साइमन कमीशन, आखिर साइमन कमीशन था क्या? तो 1919 में यानी कि 1919 में, ठीक है, कौन सा रिफॉर्म हुआ था बताइए लोग? 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? 1919 में चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। तो उस समय उसके सुधार को क्या बोला जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किया गया था। उसमें क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन को घोषित किया गया था। ठीक है, और अलग अलग जैसे सिखों को भी, अलग अलग कम्युनिटी को भी जैसे निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। महिला, सिख, ये सब के बहुत लोगों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, तब अब आगे जैसे 1919 का जो ये 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज उसके बाद से राजनीति में सही चल रहा था कि नहीं चल रहा था, इसके देख रेख के लिए कौन आया था? तो ये साइमन कमीशन भेजा गया था।
इस साइमन कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बर्किन हेड के द्वारा। किसके द्वारा? वर्किंग है। अब बर्किन हेड कौन था? तो बर्किन हेड था उस टाइम भारत का राज्य सचिव। कौन था? राज्य सचिव। तो भारत का राज्य सचिव था बर्किन हेड, और बर्किन हेड के द्वारा इसका जिसे कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। कब? 8 नवंबर 1927। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था, और 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आए थे। कोई दिक्कत? 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को आए थे। अब बताइए लोग कि आखिर साइमन कमीशन का इतना विरोध क्यों हो रहा था? अब चूंकि वो एक बढ़िया काम से ही आ रहा था कि जो रिफॉर्म हुआ था उसको मतलब देखने के लिए, ठीक है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा था? तो इसका विरोध इसलिए हुआ था कि बर्किन हेड जो साइमन कमीशन बनाया था उसमें टोटल 7 लोग थे। कितने? 7 लेकिन उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। तो आप बताइए, मान लीजिए आप मेरे घर का मुआयना करने आ रहे हैं, ठीक है, और आपके घर के कोई सदस्य ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो यही बात है कि उन 7 लोगों में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण उसका पुरजोर विरोध किया गया था कि मान लीजिए भारतीय ही नहीं है तो भारतीय नागरिक ही भारत को सबसे बढ़िया से जानेगा, तो भारतीय ही नहीं है तो आप किस बात का रिफॉर्म करने आ रहे हैं, है कि नहीं? तो यही सबसे बड़ा रीजन था उसका। इसमें लाला लाजपत राय इसका बहुत ज्यादा विरोध किए थे। ठीक है, सर पर उनके डंडे से चोट लगा था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, चलिए, तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ठीक है, अब आइए, ये जो 1919 में जो सुधार हुआ था उसका ये साइमन कमीशन मतलब कर रहा था, टेस्टिंग कर रहा था कि सही हुआ था कि नहीं हुआ था। अब ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत परिषद अधिनियम भी बनाया जा रहा था। समझ गए? 1935 का भारत परिषद अधिनियम। और आपको पता होगा कि 1935 में क्या हुआ था, तो केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। ये इन्हीं लोगों के लिखे, जैसे जो भी ये लोग नोटिस किए थे भारत में, उसके आधार पर केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए लोग कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? अरे दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो वो लड़ा गया था उनके द्वारा लिबरल पार्टी। कहाँ? लिबरल पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। अब ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन क्या है? तो अब देखिए, अगर हम लोगों का संविधान देखिएगा तो हम लोग के संविधान के 3 अंग माने जाते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो हम लोगों का जो संविधान है, संविधान का बहुत मेजर पार्ट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो जिस तरह से हम लोग के यहाँ राज्यसभा है, वहां के राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हम लोग के यहाँ जो लोकसभा है, हम लोग के यहाँ जो लोकसभा है वहां पर जो लोकसभा है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे ये दादा भाई नौरोजी। अब समझ में आया? यानी कि यहाँ का जो लोकसभा, वहां का हाउस ऑफ कॉमन, तो वहां पर वो चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में बात किया जाए तो इनको वयोवृद्ध भी भारत का बोला जाता है। ठीक है, ये पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे। एक बहुत ही फेमस किताब लिखे थे जिसका नाम था पॉवर्टी एंड वन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उसमें जिसे भारत से किस तरह से रॉ मटेरियल बाहर लेके जाया जा रहा है और किस तरह से उसी रॉ मटेरियल का उपयोग करके चीजों को बनाकर और उसी को भारत में लाकर बेचा जा रहा है, इसके सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? हूणों का, जैसे हूण जो थे, भारत पर हूणों का जब आक्रमण हुआ था उस समय शासक कौन था? तो उसका नाम था स्कंदगुप्त। उस समय गुप्त साम्राज्य का मतलब था राज, और स्कंदगुप्त उस समय शासक था। तो भारत पर हूणों के प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। अब बताइए कि जो गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य था, उसका मतलब कौन स्टार्ट किया था? गुप्त साम्राज्य संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त के द्वारा यह स्थापित किया गया था। अब आइए, एक इसमें शासक हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम। कौन? कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। कौन? नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। और ये बनवाए थे 450 एडी में। कब? 450 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था।
अब बताइए लोग कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। धर्मपाल। तो वो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। कोई दिक्कत? अब आइए, गुप्त साम्राज्य के एक और मतलब बढ़िया शासक थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, कौन सा उनका एक अन्य उपनाम है? भारत का भारत का नेपोलियन। इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इनको माना जाता है कि वो, जैसे हम लोग के दक्षिण क्षेत्र में चलिएगा तो पूरा का पूरा समुद्र है, तो इनको बोला जाता है कि अटक से कटक तक इनका शासन था, ठीक है, यानी कि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आइए आगे बढ़ते हैं। और एक इसमें फेमस शासक हुए थे चंद्रगुप्त सेकंड। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। उनको ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, और उन नवरत्नों में एक थे कालिदास, ठीक है। कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछता भी है क्वेश्चन कालिदास। बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। किसके- चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, उज्जैन के शासक थे वो। आइए, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? हो गया स्कंदगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। तो जिसे एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय उस समय शासक थे, उनसे ये संबंधित है। अब ये अभिलेख को छोटा मोटा मत समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले का जो भी हिस्ट्री हम लोग को अभी पता है, वो बहुत सारे अभिलेख के जरिए ही पता है। अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग चीजें लिखी गई, और आज हम लोग उन लोगों को पढ़ते हैं तो हम लोग को उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो उसी तरह एक अभिलेख लिखा गया था, एहोल अभिलेख। और ये एहोल अभिलेख जो है ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और ये जो था ये संस्कृत लैंग्वेज में था। संस्कृत। एहोल अभिलेख जो था ये संस्कृत लैंग्वेज में था। और इसी अभिलेख में कालिदास का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। ये जो एहोल अभिलेख है इसमें कालिदास का भी जिक्र मिलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का इसमें जानकारी मिलता है एहोल अभिलेख से, जो हर्षवर्धन और जैसे पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ठीक है। ये पहला युद्ध था जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजाओं के बीच हुआ था। उसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा मतलब हर्षवर्धन को हरा दिया गया। इस युद्ध की भी चर्चा एहोल अभिलेख में मिलती है, एहोल अभिलेख। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो क्वेश्चन यही था। इस युद्ध दसराग युद्ध का और दसराग युद्ध। ना तुम दसराग युद्ध जो हुआ था वो आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ। ठीक है। दसराग युद्ध का इसे कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत पास्ट में आप चले गए, ठीक है। चलिए आइए, तो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है भाई? तो पुलकेशिन द्वितीय से। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से संबंधित है। कोई दिक्कत? अब उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है सामने बैठकर ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है? सामने बैठकर उपनिषद, दर्शन है। ठीक है। अब आइए कि हम लोग के मतलब कितने वेद हैं? वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी? 6 है। उपनिषदों की संख्या कितनी? टोटल 108। 108। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें प्रमाणिक जो है वो 10 या 11 ही गिन चुन के होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु एक मतलब स्क्रिप्चर है, एक किताब है महात्मा बुद्ध का, उसमें जीवन वृतांत लिखा हुआ है। तो इसका संबंध किस शाखा से है? तो वो है महायान शाखा से। किससे? महायान शाखा से। आपको पता होना चाहिए कि 483 ईसा पूर्व में जैसे महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसके कुछ सालों के बाद ये जो बौद्ध धर्म था वो बट गया था, दो भागों में बट गया था। एक को हीनयान शाखा बोला जाता था, एक को महायान शाखा बोला जाता था। 83 में बट गया था। अब मैंने दूसरा समिति में बैठा था, कब मनी शायद दूसरा बौद्ध संगीति में ही बटा था, ठीक है। तो एक हीनयान शाखा था और एक महायान शाखा था, ठीक है। अब हीनयान शाखा जो था वो महात्मा बुद्ध के दिए हुए ज्ञान से सबसे ज्यादा प्रेरित थे, और वो कहते थे कि जो महात्मा बुद्ध ज्ञान देके चले गए हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए या कोई चीज नहीं जुड़ना चाहिए। ये हीनयान शाखा था। लेकिन महायान शाखा का कहना अलग था। उनका कहना था कि समय बीतने के साथ चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि सबसे ज्यादा कांस्टेंट क्या है दुनिया में? बदलाव ही कांस्टेंट है यहाँ पर। तो बदलाव तो होना चाहिए।
तो महायान शाखा वाले थे वो कहते थे कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अब आज आप जितना भी बौद्ध कम्युनिटी, बौद्ध धर्म के जितने भी देश देखेंगे, जैसे चाइना है, जापान है, ठीक है, मतलब जितने भी, इंडोनेशिया है, जितने भी मतलब देश हैं, ठीक है, उसमें महायान शाखा के ही अलग अलग कम्युनिटी के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म का असली उद्गम कहाँ से हुआ है? तो हम लोग के भारत से, राजगृह से। इनकी मृत्यु तो महात्मा बौद्ध की मृत्यु कब हुई थी भाई? 483 ईसा पूर्व। और जब इनका मृत्यु हुआ था उसी टाइम पहला बौद्ध संगीति रखा गया था, ठीक है। वो कहाँ रखा गया था? तो वो रखा गया था राजगृह, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली के अंदर। हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली के अंदर 383 ईसा पूर्व में। अगला बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? पाटलिपुत्रा में, अशोक के टाइम 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। तीन में काला अशोक था। हाँ, अशोक के टाइम हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था कनिष्क के टाइम में, जो कुषाण वंश का एक लोकप्रिय शासक था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल-कटफिसस, ठीक है। चलिए, कश्मीर वाला कब हुआ था? कश्मीर चौथा। जैसे जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वो वैशाली में हुआ था, सॉरी राजगीर में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो पहले वाले के समय भी शासक कौन थे बता सकते हैं लोग? अजातशत्रु। दूसरे वाले के समय कालाशोक, ठीक है। तीसरे वाले के समय अशोक। और चौथे वाले के समय कनिष्क, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो यही है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का एक जीवन वृत्तांत है, एक किताब है। इसका संबंध किस शाखा से है? तो वो है महायान शाखा से। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर के द्वारा एक उपासना भवन बनवाया गया था, उस भवन का आखिर क्या नाम था? तो वो था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। क्वेश्चन आएगा कि इबादत खाना किससे संबंधित है? तो ये एक उपासना भवन था, ठीक है। चलिए, इबादत खाने का स्थापना में पूछा। अच्छा, पूछता है 1575 इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 में, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? अकबर के। तो सुप्रसिद्ध संगीतकार जो थे तानसेन और बैजू बावरा वो अकबर के शासन काल के समय सुविख्यात थे, ठीक है। अब बता सकते हैं लोग कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 फरवरी 1556 में, ठीक है। 14 फरवरी 1556 में, ठीक है। अब ये जब राजा बना था उस टाइम, मतलब ये बस राजा बना था नाम का, लेकिन उस टाइम ये जो साम्राज्य चलाता था वो अलग एक व्यक्ति थे, इनके संरक्षक थे, वो चलाते थे, ठीक है। बैरम खां उनका नाम था। अब ये जो सेकेंड वॉर हुआ था किसका बताइए? तो पानीपत का सेकेंड वॉर, ठीक है। वो कब हुआ था? 1556 में, ठीक है। 1556 में ही ये किसके किसके बीच हुआ था? कहा जाता है कि अकबर और हेमू के बीच, लेकिन रियलिटी में किसके किसके बीच हुआ था? क्योंकि संरक्षक कौन थे? बैरम खां। तो हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल बंदरगाह, न्यू कैसल पोर्ट, ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है। और ये किस देश में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। न्यू कैसल पोर्ट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में, अब पृथ्वी जो है हम लोग का, पृथ्वी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको आसान रूप से हर एक पोजीशन को समझने के लिए क्या किया गया है कि अक्षांशों और देशांतरों में बांट दिया गया, ठीक है। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है और देशांतरों की कुल संख्या होती है? पहले देशांतर का बात कर लेते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में लिखा है कौन सही है? तो बताइए, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, ये बिल्कुल गलत है। अक्षांश जो है, जैसे गोल अगर पृथ्वी है तो एकदम इस तरह से खींचा गया, क्षैतिज खींचा गया, और जो देशांतर है वो उसके परपेंडिकुलर खींचा गया, ठीक है। अब जो जैसे अक्षांश जो होता है वो जैसे सेमी सर्कल के टाइप का होता है अक्षांश, लेकिन जो देशांतर होता है वो कंप्लीट सर्कल का होता है, ठीक है। अब लिखा है कि यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, ये तो गलत है। इसकी संख्या 180 है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या 180 नहीं होती है, ये भी गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, नहीं, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित नहीं करता है, इससे टाइम डिवीजन होता है देशांतर रेखाओं से, ठीक है। अब अगला है
कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो ये बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं के बीच जो सर्वाधिक दूरी होती है वो विषुवत रेखा के बीच होती है और सबसे अधिक होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी की सारी बराबर दूरी ऊपर है। ठीक है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं उनका दूरी थोड़ा मतलब कम ज्यादा होते रहता है। समझ गए। अब आइए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है अक्षांश रेखाओं में कि अक्षांश रेखाओं की आखिर संख्या कितनी है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए दो चीज है। एक हम ग्लोब से मैपिंग पढ़ते हैं और एक मैप से मैपिंग पढ़ते हैं, जो पीछे लगा हुआ है मैप से, एक ग्लोब से और एक मैप से। अब ग्लोब क्या होता है कि वो गोल होता है। ठीक है। मैप जो है ये एकदम चपटा है, एकदम इस तरह से सरफेस जैसा है। तो अब क्या होता है कि हम लोगों का एक 180 डिग्री ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव होता है और 180 डिग्री ही दक्षिणी ध्रुव भी होता है। ठीक है। तो जब ग्लोब का हम लोग अध्ययन करते हैं, अब मान लीजिए कि जो अक्षांश है वो इस तरह से खींचा जाता है, यानी कि एक पॉइंट इधर से और एक पॉइंट इधर से, इसको मिला दिए तो एक अक्षांश बन गया। लेकिन ग्लोब में क्या होता है कि वो गोल होता है। तो जब ध्रुवों पर जाइएगा तो बताइए वो तो एक बिंदु टाइप है, तो वहां पर कैसे एक रेखा खींचिएगा, नहीं खींचिएगा। तो इस तरह से होता है। यही अगर मैप में चलिएगा तो मैप में 180 डिग्री भी चूंकि पैरेलल है तो खींचा जा सकता है, कोई दिक्कत। तो यही होता है कि जो ये मैप हम लोग पढ़ते हैं उसमें अक्षांशों की कुल संख्या 181 होता है। 181। ठीक है। और जो हम ग्लोब पढ़ते हैं तो उसमें अक्षांशों की कुल संख्या 179 होता है। ठीक है। 179 ये वो कम 180। ठीक है। कैसे होता है 179 बता रहे हैं, देखिए टोटल 180 डिग्री होते हैं। ठीक है। 180 डिग्री में ग्लोब का हम बात कर रहे हैं, 180 डिग्री में ऊपर के उत्तरी ध्रुव और नीचे के दक्षिणी ध्रुव को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 178, और उसमें 0 डिग्री अक्षांश को काउंट कर लीजिए कितना होगा 179। ठीक है। अब उस मैप में 181 कैसे होता है, 179 ऑलरेडी हो चुका है। जो हम लोग दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव छोड़े थे उसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, हो गया, आ गया समझ में। तो जो हम लोग मैप पढ़ते हैं उसमें अक्षांशों की कुल संख्या 181 है और जो हम लोग ग्लोब पढ़ते हैं उसमें अक्षांशों की कुल संख्या 179 है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। जैसे हम लोग का जो दक्षिण भारत है तो वो दो विभाजन में बटा हुआ है। एक होता है कि उत्तरी घाट पर्वतमाला और एक है दक्षिण घाट पर्वतमाला। ठीक है। तो अलग अलग पहाड़ियों में वो बटा हुआ है ऊपर से नीचे के क्रम में। तो वही पूछ रहा है कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है। तो डायरेक्ट हम सही क्रम बता देते हैं। एक है नल्ला मलाई की पहाड़ियां। आप क्या कीजिएगा कि इंडियन मैप है उसका जियोग्राफिकल वर्जन लीजिएगा, जो जियोग्राफिकल फिजिकल मैप होता है, और उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। नल्ला मलाई पहाड़ी है, उसके बाद जवादी पहाड़ी है, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी है और उसके बाद अन्ना मलाई पहाड़ी है। ठीक है। अब आइए नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये उत्तरी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बता सकते हैं, दोदा बेटा। ठीक है। अब एक अन्ना मलाई पहाड़ी है। अन्ना मलाई कहाँ पर है, केरल में। ये अभी मेरे ग्रुप डी में आया था। हाँ, अन्ना मलाई जिसे कहाँ पर है। ठीक है। तो ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी है अन्ना मलाई। ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोदा बेटा जो है नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है और अन्ना मलाई जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और ओवरऑल दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। एक नदी है जो अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है, वो कौन सी है, तो ये है कोसी। कौन सी है, कोसी कहाँ बहती है, तो बिहार के अंदर। ये निकलता कहाँ से है, तो नेपाल से ये निकलता है और बिहार में ये भीमनगर के रास्ते प्रवेश करता है। कहाँ से, भीमनगर के रास्ते ये प्रवेश करता है। कोसी का जो रियल नाम है वो है कौशिकी। क्या नाम है, कौशिकी। ठीक है। अब आइए, तो इसको क्यों बोला जाता है भाई, बिहार का शोक भी बोला जाता है इसको। और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एकाएक प्रचंड बाढ़ का पानी लाता है और एक बार जहां लाता है जरूरी नहीं है कि दूसरी बार भी वहीं लाएगा, ये अपना रास्ता बदलता रहता है। इसी कारण इसको बिहार का शोक बोला जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक टाइम इस रास्ते से आया, ठीक है, कुछ घर को दबा दिया तो लोग सजग हो गए कि भाई अब की बार तो यहीं से आएगा, लेकिन अब की बार रास्ता बदल के इधर से आ जाएगा। तो इसी कारण इसको बिहार का शोक बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं।
दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता था जब तक उस पर डैम नहीं बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। जैसे ठीक है, किस मृदा प्रारूप में, अभी क्वेश्चन ही है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है। यानी कि मृदा प्रारूप बोला जाता है जिसे कौन कौन सा मिट्टी का बहुत टाइप होता है, जैसे लेटराइट मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। तो कौन से मिट्टी में आयरन का अधिक मात्रा पाया जाता है, तो वो है लेटराइट मिट्टी। कौन सा? लेटराइट में जो है लोहे की अधिकता पाई जाती है, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुर्वरक जिसे बोलते हैं ना अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय कहने का मतलब क्या है कि वह चुंबक का साथ देता है। ठीक है, तो अनुर्वरक कहने का मतलब क्या है कि यह उर्वरक, अनु उर्वरक, समझ गए। तो यही है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त अधिकता होती है भाई, लेटराइट मिट्टी में। इसके अलावा भी होता है एल्यूमिनियम और चूना भी होता है इसमें। ठीक है, एल्युमिनियम और चूना भी। हाँ ठीक है। तो किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होती है, लेटराइट में। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो हम लोग का लाइट है, लाइट, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है आप लोग बताना है। पहला है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो सही लग रहा है, ये सही। ठीक है। दूसरा है यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही लग रहा है, बंडल ऑफ एनर्जी। और तीसरा है कि यह एक ऊर्जा का एक रूप है, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि इसका उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अब आइए जब प्रकाश, जिसे प्रकाश की गति का सबसे पहले किसने दिया था, प्रकाश की गति रोमर जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रकाश का वेग होता है, सबसे पहले दिया गया था। अब ये बस प्रकाश का ही वेग नहीं होता है 3 × 10⁸, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उन सभी का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ ही होता है। ठीक है, अब आइए, अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वेव को दो भागों में बांटा जाता है, एक मैकेनिकल वेव होता है और एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है। यानी कि एक यांत्रिक तरंग होता है और एक अयांत्रिक तरंग होता है। तो ये जो यांत्रिक तरंग होता है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का जैसे ये नहीं ट्रांसफर कर सकता। अब जैसे हम पृथ्वी के वातावरण में बैठे हुए हैं, हम यहाँ से जो भी बोल रहे हैं वो आप तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वेव है और इसके लिए मतलब कौन माध्यम का काम कर रहा है, तो हम लोग का वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे कण हैं। ठीक है, तो चले जा रहे हैं। लेकिन आप चंद्रमा पर जाके बोलिएगा या इस स्पेस से बाहर जाके बोलिएगा तो हम लोगों का ध्वनि नहीं जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होते हैं, जैसे नॉन मैकेनिकल वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। तो वो कैसे होते हैं कि वो बिना माध्यम के भी संचरित हो जाते हैं, उनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो उसी में एक सूर्य का प्रकाश भी है जिसे विजिबल लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सूर्य का प्रकाश भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये चला जाता है। अब आइए कि जब प्रकाश का वेग दिया गया था तब ये कहा जाने लगा कि बताइए आखिर प्रकाश किस प्रकृति को फॉलो करता है, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या क्या है। तो न्यूटन साहब सबसे पहले बोले थे कि प्रकाश एक कण है और न्यूटन की इस थ्योरी को प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोला गया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोला गया था। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइगेंस। ठीक है, वो बोले थे कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बोला था, हाइगेंस ने। ठीक है, और प्रकाश का एक कण प्रकृति है, ये किसने बोला था, न्यूटन। इसे ही डुअल नेचर ऑफ लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तब आइए कि विद्युत चुंबकीय हाइगेंस के द्वारा बोला गया था और कण प्रकृति न्यूटन के द्वारा बोला गया था। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम लोग लाइट को दोनों मान के चलते हैं, ये कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। जब इसका स्टडी भी किया जाएगा तो ये दो तरह से बांट कर किया जाता है। ठीक है, अब यह एक ऊर्जा का भी रूप है। ठीक है, ये एक ऊर्जा का भी रूप है, जिसे उसको बंडल ऑफ एनर्जी बोला जाता है लाइट को। जैसे लाइट हम लोग तक कैसे पहुंच जाता है, तो वो एक बंडल ऑफ एनर्जी के मतलब रहता है, बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये आ जाता है हम लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बताइए लोग कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा भाई। ठीक है, बताइए लोग कि वर्ग और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। कोई दिक्कत,
ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु की सेल की संख्या में वृद्धि होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ते जाएगा, ठीक है, मतलब विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है। जिसे वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो वो है धूलकण। क्या है? धूलकण। धूलकण। अब ये विसरण और ये क्या है आखिर, तो अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक टॉर्च लीजिए और लाइट मारिए रात के अंधेरे में, तो क्या जहां आप पिन पॉइंट लाइट मारते हैं बस वही दिखाई देता है? जो सूर्य का प्रकाश बाहर आता है, ठीक है, तो हम लोग के कमरे के अंदर तक लाइट कैसे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये रीजन है विसरण का। जो हम लोग के वायुमंडल में धूलकण है वो क्या करते हैं कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करके और उसे चारों ओर फैला देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जहां एक्चुअल में लाइट पड़ रहा होता है उससे हट के भी लाइट दिखाई देता है। जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम में भी लाइट कैसे आ जाएगा? विसरण के थ्रू। विसरण। दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विसरण परावर्तन के नियम का पालन करता है ना? ना ऐसा कोई बात नहीं, परावर्तन अलग चीज है और विसरण अलग चीज है। अलग ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। यौगिक यानी कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को अगर आप एक में संयोजित करा दे तो उसको यौगिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक, जैसे मेथेन हो गया, CH4, मतलब कोई भी आप यौगिक बोल सकते हैं। NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? यौगिक हैं। अब यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या जैसे ऊपर जितने चार्ज लिखे हुए रहते हैं उतने ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम Na- लिख दें ऊपर एक, तो उसका ऑक्सीकरण स्टेट कितना हो जाएगा? 1। लेकिन जो यौगिक होते हैं वो जैसे उदासीन होते हैं, तो उदासीन होगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, और कोई चार्ज नहीं रहेगा तो उसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है भाई? 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। सर्प जो सांप के काटने का जो उसके विष का जो सुई बनाया जाता है, ठीक है, वो किस तत्व का एक यौगिक है? तो वो है स्वर्ण यौगिक। कौन सा? स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक यानी कि गोल्ड का वो एक यौगिक रहता है, ठीक है, गोल्ड कंपाउंड रहता है वो एक, ठीक है। एक्वारेजिया ना बोला जाता है ना, एक्वारेजिया नहीं बोला जाता है। एक्वारेजिया बोला जाता है जब HCl में HNO3 मिला दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है भाई? गोल्ड का एक यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब का, प्रेशर का, तो वो होता है भाई ml इनवर्स T-2। क्या होता है? ml इनवर्स T-2। ml इनवर्स यानी कि ml L पर -1 पावर और T पर -2 पावर, ठीक है। तो ये आता कैसे है? जैसे दाब का जो दाब का जो आप अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो वो होता है बल बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो बल क्या होता है? बल का न्यूटन होता है, जिसे मात्रक, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको आप तोड़ के, जैसे फोर्स को भी आप तोड़ सकते हैं। बल बराबर क्या होता है? विस्थापन F बराबर ma होता है, यानी कि द्रव्यमान और गुना त्वरण। तो इसके पूरे के पूरे अगर आप लिख लीजिएगा इसका, जिसे, और बीमा, जिसे बल और उसके क्षेत्रफल का जैसे बीमा लिखिएगा तो काट कूट के यही आता है, ml इनवर्स T-2 आता है। अगर बोर्ड रहता तो इसको बढ़िया समझा देते, ठीक है। चलिए इतना ही याद रखिए कि दाब का विमीय सूत्र होता है ml इनवर्स T-2। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव सेल क्या है। जैव सेल, बायो रॉक, ठीक है। तो जैव सेल जो है वो एक कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव सेल बोला जाता है, बायो रॉक बोला जाता है कोयला को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? याददाश्त, सेरिब्रम, ठीक है। तो याददाश्त का संबंध है सेरेब्रम से। हम लोग का जो अग्र मस्तिष्क, जो मस्तिष्क का अगला हिस्सा होता है, उसको सेरेब्रम बोला जाता है। और उसी सेरेब्रम में याददाश्त, जितना भी याददाश्त होता है सेरेब्रम से होता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब ये जो सेरेब्रम है वो किस किस चीज में काम आता है? तो मसल के फंक्शनिंग में, जितना भी हम लोग अपने मांसपेशियों का फंक्शनिंग करते हैं वो किससे होता है? सेरेब्रम से। लर्निंग, सेरिब्रम से, हाँ, लर्निंग, ठीक है। जितना भी चीज हम लोग सीखते हैं, ठीक है, वो कहाँ स्टोर रहता है? सेरेब्रम में। इमोशन, ठीक है, लर्निंग, इमोशन, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, और स्पीच जो हम लोग बोलते हैं, और थॉट, जितना भी विचार हम लोग यहाँ हम लोग मन में आता है वो सब कहाँ से कंट्रोल होता है भाई? सेरेब्रम से होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। वो दिखेगा पक्षी की तरह लेकिन लगेगा एक सरीसृप के तरह, ठीक है। तो उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स यह एक जीवाश्म पक्षी है, ठीक है, यानी कि अब नहीं पाया जाता। वो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी इसकी विशेषताएं हैं। जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसका जर्मन नाम है उर्वोगेल। क्या नाम है? उर्वोगेल। इसको जर्मन नेम में उर्वोगेल बोला जाता है। और इसको देखिएगा तो ये डायनासोर जैसा दिखता है। पक्षी है लेकिन दिखता कैसा है? डायनासोर जैसा। अब ये वर्तमान में तो नहीं है लेकिन कब हुआ करता था? तो वो हुआ करता था जुरासिक एज में। जुरासिक। जब आप जैसे हिस्ट्री का अध्ययन कीजिएगा तो जैसे कैम्बियन एज होता है, प्री कैम्बियन एज होता है, जुरासिक एज होता है। तो जुरासिक एज में मतलब ये पक्षी था, यानी कि 240 करोड़ साल पहले। कब? 240 करोड़ पहले। एक एवरेज मनुष्य का लाइफ स्पैन कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 80 साल। Yes. ठीक है, ये सोच लीजिए कितना साल पहले था। 240 240 करोड़ साल पहले था, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में 65% पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कार्बन 18%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका किसका भाई? वोल्टेज मापने के लिए किसका करते हैं बताइए लोग? तो वोल्ट मीटर का करते हैं। विभवांतर उसको वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। यस। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज मापने में किया जाता है। धारा मापने में किसका किया जाता है? एमीटर का, ठीक है। अब जैसे आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं एक शंट की सहायता से, ठीक है। एक शंट लगा दीजिए, जैसे उसके अगर पैरेलल में अगर लगा देते हैं शंट तो वो कुछ और बन जाता है, और जब सीरीज में लगा देते हैं तो वो कुछ और बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग के देश में जब आपातकाल लगता है तो हम लोग के मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। आपातकाल का सेंस ही यही है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ये निलंबन आखिर करता कौन है? राष्ट्रपति। तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। अब क्यों? अब आपातकाल का जो घोषणा होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कौन निलंबन किया? राष्ट्रपति ही किया, ठीक है। अब आपातकाल जो है हम लोग के संविधान के भाग 18 में है, ठीक है। भाग 18 में है। अनुच्छेद कौन कौन सा है? 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। कोई दिक्कत? चलिए, बात अभी तक नहीं लागू है ना? नहीं, अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। जैसे जब मान लीजिए कि आर्टिकल 352 जब लागू होता है तो उसके 6 महीना के बाद ये खत्म कर दिया जाता है, इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। यस। ठीक है, संसद चाहे तो आपातकाल को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल भी, राष्ट्रपति शासन भी 6 महीना बाद आगे बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन जो वित्तीय आपात होता है वो अगर एक बार लागू हो जाता है तो फिर उसको बंद करने के लिए प्रावधान करना पड़ता है, संसद बुलाना पड़ता है, ठीक है। वो बंद नहीं किया जाता, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि आर्टिकल जब 352 यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 भी लागू हो जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 358 में क्या होता है? तो आर्टिकल 358 में के तहत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 में क्या है? 6 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं हम लोग को, जैसे घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता। ये सारे के सारे अधिकारों को छीन लिया जाता है 358 के तहत। 352 लागू होगा, 358 ऑटोमेटिक लागू होगा और आर्टिकल 19 को खत्म कर देगा। आर्टिकल 359 जो है वो इससे भी भयंकर है। आर्टिकल 359 जो है आर्टिकल 19 को छोड़कर और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं उन सबको निरस्त कर देता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का जी। प्राक्कलन समिति जो होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। अब संवैधानिक
संवैधानिक समितियां क्या होती हैं? तो समितियां दो तरह से होती हैं, एक होता है अस्थाई समिति परमानेंट, और एक होता है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति और अस्थाई समिति। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, ठीक है, ये सब अस्थाई समिति के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। अब प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको उनमें कौन नॉमिनेट करता है कि यही सदस्य होंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। लेकिन जो लोक लेखा समिति होता है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? मतलब कि भारत की संचित निधि से पैसा आप किस तरह से निकाल सकते हैं, किसके अनुमोदन से? तो वो निकाला जाता है भारत की संसद के, ठीक है। भारत का संसद अगर अनुमोदन करता है तब संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। इसीलिए जो भारत का संसद है उसे संचित निधि का रखवाला भी बोला जाता है। भारत की निधि का रखवाला किसको बोला जाता है? संसद। भारत की संसद को बोला जाता है। अब ये पैसा निकलता कैसे है? तो आर्टिकल 113 के अंतर्गत, जिसे प्राक्कलन की चर्चा है, किसका? प्राक्कलन। अब मान लीजिए कि कोई काम करना है, जैसे राफेल विमान खरीदना है, तो राफेल विमान खरीदने में कितना पैसा लगेगा इसका गणना आर्टिकल 113 के तहत ये प्राक्कलन वाले लोग करेंगे, ठीक है। तो अब क्या, जो प्राक्कलन हो गया तो पैसा निकल गया ना? तो पैसा निकालने का अलग प्रावधान होता है। पैसा निकालने के लिए आर्टिकल 114 होता है विनियोग विधेयक। अब जितना भी एस्टिमेट प्राक्कलन समिति द्वारा बताया जाता है कि मान लीजिए इस काम में इतना पैसा निकलेगा, तो वो पैसा निकाला जाता है विनियोग विधेयक के द्वारा, आर्टिकल 114। अगर विनियोग विधेयक पारित होता है तभी पैसा निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता, ठीक है। बजट से पैसा के निकलने या नहीं निकलने का कोई मतलब मामला नहीं है। विनियोग विधेयक के द्वारा ही पैसा निकलता है, समझ गए? हाँ, चलिए आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक है, 113 में प्राक्कलन की चर्चा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में क्या है? विधि के समक्ष समानता। ये किस संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब बताइए लोग कि विधि के समक्ष समानता ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ना आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 अगर कंप्लीट पढ़ें तो वो होता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। क्या होता है? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग चीज है। विधि के समक्ष समानता अलग चीज है और विधि का समान संरक्षण अलग चीज है। विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं, चाहे जो भी हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके हाथ में आप बंदूक खेलने के लिए दे देते हैं, ठीक है। वो खिलौना मान के खेल रहा है, लेकिन वो मान लीजिए एक्चुअल बंदूक है, ठीक है, और एकदम छोटा सा बच्चा है और ऑटोमेटिक गलती से उसे ट्रिगर दब गया, ठीक है, और किसी की मृत्यु हो गई। तो आप बताइए विधि के समक्ष समानता के तहत आप जो बड़े एज के लोगों पर जो नियम कानून लागू कीजिएगा वो भी उस बच्चे पर भी लागू कीजिएगा? तो ये गलत बात है, क्योंकि वो तो निर्दोषी में ये काम कर दिया, उसको नहीं पता था ये सब बात। तो इसी के लिए विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधि का समान संरक्षण भी लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण इसी चीज पर ध्यान देता है कि जो जिस तरह का जैसे क्राइम करता है, जिस एज ग्रुप के तहत करता है, उस एज ग्रुप के तहत ही उसको सजा दिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्या? तो यही है। तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है भाई? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया जाता है? भाग 20। तो संवैधानिक संशोधन है भाग 20, ठीक है। और ये आर्टिकल 368 है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अफ्रीका के, ठीक है, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्या भाई? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना है। ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान है। चलिए बताइए कि भाषाओं का उल्लेख हम लोग के किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। अगर पहले बात करें जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में अब भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई है और ये अलग अलग संवैधानिक संशोधन के तहत अलग अलग
मतलब जोड़ा गया है। जैसे 21वां संवैधानिक संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसी तरह अलग अलग जैसे नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा, ये सबको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए तो भाषाओं का उल्लेख किसमें है भाई? 8वीं अनुसूची में। बताइए लोग, दल बदल विरोधी अधिनियम किसमें है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची? ठीक है, तो ये जोड़ा गया था 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ दिया गया था। अगला है कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस लिए हुआ था? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम तो ये हुआ था ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायती राज को, यानी कि अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। और इसी तरह अनुसूची 12 को भी नगर निगम जोड़ा गया था। ठीक है, अब भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित कानून, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित कानून ये कहां से है, किस अनुसूची में है? तो ये है 9वीं अनुसूची। जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था वो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उसी के तहत लैंड रिफॉर्म को जोड़ा गया था, यानी कि भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम को जोड़ा गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन तो वो किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसके? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग का मतलब गठन किया गया था। पहले जो उस टाइम जैसे गवर्नर जनरल होते थे उनके कार्यकारिणी परिषद में 4 लोग होते थे, लेकिन इसके बाद 1833 के बाद 5 लोग हो गए और 5वें सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्रथम विधि सदस्य जो थे ये भी लॉर्ड मैकाले ही थे। लॉर्ड मैकाले। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सा संबंधी है भाई? गुलाबी। तो वो है गुलाबी क्रांति। जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से। मांस और टमाटर से लाल क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ये जो मत्स्य पालन है नीली क्रांति। ठीक है, अब आइए गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? कपास। तो वो हाँ बागवानी से। जो गोल्डन क्रांति है वो बागवानी से संबंधित है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स। तो फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। किसको? IMF और वर्ल्ड बैंक को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। कब? 1944 में। और उसी में हाँ 1944 और उसी में IMF और वर्ल्ड बैंक के मतलब स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था और उसके द्वारा इन दोनों की स्थापना किया गया था। अब ये क्यों किया गया था? क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था ऑल अक्रॉस मतलब वर्ल्ड में। ठीक है, तो उसी को स्टेबल करने के लिए जितने भी देश पिछड़ गए थे उनको लोन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या किया गया था भाई? तो वो किया गया था IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो किया गया था भाई 1949 में, 1949 में। कब किया गया था? 1949 में रिजर्व बैंक का मतलब किया गया था राष्ट्रीयकरण। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। 1935 में रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। बताइए लोग कि SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया था। पहले 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक था और 1955 में राष्ट्रीयकरण इसका नाम क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है भाई? मुख्यालय SBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का भी मुख्यालय मुंबई में और PNB का मुख्यालय दिल्ली में। चलिए, और जैसे 1969 में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 19 जुलाई 1969 शायद डेट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र, हम लोग के हिस्ट्री में हिंदू राष्ट्र पर सबसे ज्यादा बल कौन दिया था? तो वो है BD सावरकर। कौन? BD सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, ये हिंदू राष्ट्र का विचार दिए थे। ठीक है,
इनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना किया गया था 1904 में। 1904 ठीक है। 1899 में इनके द्वारा मित्र मेला का भी स्थापना किया Yes, गया। मित्र मेला। ठीक है। 1899 में मित्र मेला, 1904 में अभिनव भारत। अभिनव ठीक है। भारत। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में आय कर क्या है, इनकम टैक्स क्या है, किस लिए लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील विकास के लिए। ठीक है। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील विकास के लिए ये आय कर लगाया जाता है, इनकम टैक्स लगाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए लोग, केरल में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम है। ठीक है। और कौन सा है? कथकली है। ठीक है। और बताइए लोग कौन कौन सा है? तमिलनाडु में कौन कौन सा है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। आसाम में बिहू है। ठीक है। और कौन कौन सा है? और कोई याद है? बिहू, बिछुआ, सतरिया, ये तो सब लोक नृत्य में भी आ जाए। जैसे गिद्धा पंजाब में, हाँ कथक है उत्तर भारत में। ठीक है। मणिपुरी है मणिपुर में। इस तरह से बहुत सारा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। हाँ चलिए, तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भाई? आंध्र प्रदेश का। अगला है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व, हिमानी उत्तम पर्व, इसका संबंध मलखंभ से है। किससे? मलखंभ से हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है। अब ये मलखंभ क्या है? तो मलखंभ में एक पोल गाड़ दिया जाता है, पोल, और उसी पोल के ऊपर करतब दिखाया जाता है, वही मलखंभ खेल है। ठीक है। अब आइए, जो मलखंभ है ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखंभ है। और इसको 5 गो जुटा है ना, मलखंभ है, थांगटा, गदका, कौन कौन सा है? जी जी जी। अब ये एमपी का राज्य खेल है। 2013 में इसको एमपी का राज्य खेल बनाया गया था मलखंभ को। और हिमानी उत्तम पर्व ये एक टर्म है जो मलखंभ खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख, हाँ, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो उनका नाम था दादू दयाल। क्या नाम था? दादू दयाल जो थे ये निपख आंदोलन के प्रणेता थे। कोई दिक्कत? अब ये निपख आंदोलन किस लिए था? तो ये धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराएं, इनको सबको जोड़ने के लिए ये निपख आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा? दादू दयाल के द्वारा। ठीक है। दादू दयाल अकबर के टाइम में थे। कब थे? अकबर के टाइम में। ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, वो अकबर से भेंट करने भी गए थे। ठीक है। अब ये धार्मिक चर्चा भी करवाए थे, 40 दिनों तक धार्मिक चर्चा करवाए थे दादू दयाल। ठीक है। कोई दिक्कत? तो निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे भाई? दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का है जिसका नाम है द्रकमा। ये जो सिक्का है ये ग्रीकों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? ग्रीक के द्वारा द्रकमा सिक्का चलाया गया था। जैसे अलग अलग टाइम में लोग अलग अलग सिक्का निकाले। जैसे शीशे का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? सातवाहनों के द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया था। इसी तरह द्रकमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? ग्रीक के द्वारा द्रकमा सिक्का चलवाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो किस तरह की मिट्टी का नाम है? बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो किस तरह की मिट्टी का निर्माण करता है? तो वो है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को सबसे मतलब कि उपजाऊ मिट्टी भी बोला जाता है। खादर मिट्टी आता कैसे है? तो गंगा या अलग अलग जो नदियां हैं, जो उत्तर भारत हिमालयी नदियां हैं, वो निकलती हैं। तो जब वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, तो पहाड़ों चट्टानों को काट काट कर आती हैं। और चट्टान का जो मतलब कटा हुआ भाग होता है, जो धूल कण बन के और पानी में मिल के आता है, और जैसे ही एक सरफेस मिलता है, उसको समानांतर पैरेलल सरफेस मिलता है, वहां पर जाके उस मिट्टियों को बिछा दिया जाता है। तो वही मिट्टी जो होता है वो खादर होता है। अब चूंकि उसी टाइम वो मतलब टूट के आया हुआ होता है, ठीक है, अब बिछा हुआ होता है, इसी कारण वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। उसके बाद बांगर होता है। बांगर इससे थोड़ा कम उपजाऊ होता है। तो यानी खादर को नई जलोढ़ मिट्टी, हाँ, पुरानी जलोढ़, इसको नई जलोढ़ मृदा भी बोला जाता है। खादर को, हाँ, और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे डिस्टेंस पर आधारित होता है। जो गंगा के क्षेत्रों से एकदम सटा हुआ भाग होता है, वहां पर जिसे ये होता है, क्या नाम बोला जाता है? खादर। ये जो पहले बन चुके हैं, जो पहले मिट्टियों का निर्माण हो चुका है, वो बांगर है। बांगर हो गया। पुरानी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है वो कौन सी है? उसको क्या बोला जाता है?
वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको बोला जाता है थर्मोक्लाइन। क्या बोला जाता है? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। इसको बोला जाता है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम हो जाए उसको थर्मोक्लाइन बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बेसल। तो बेसल मापदंड जो है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे? बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग क्षेत्र से 1988 में आरबीआई के द्वारा बेसल मापदंड अपनाया गया था और ये बैंकिंग क्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम का शब्द किसके द्वारा बोला गया था? औद्योगिक क्रांति। तो वो बोला गया था अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए तो आज का सेट खत्म होता है, ये पहला सेट। ठीक है, अगर हम लोगों का ग्रुप चर्चा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब अगले सेट में जीके के, उसको भी फोड़ेंगे बढ़िया। चलिए ठीक है, जय हिंद। जय हिंद सर। अच्छा